तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहले जो है ना, जनरली 1 से 2 क्वेश्चन, नो ऑन एन एवरेज इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ठीक है ना, और थोड़ा इजी टॉपिक है। इजी का मतलब थोड़ा आसान है। अगर आपको मैग्नेटिज्म का समझ है तो देन यू विल गेट वेरी इजी। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, है ना। एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए बेटा कोई एरिया है। अच्छा, एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। एरिया जो है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, यानी एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कोई हमारा एक पर्टिकुलर है। ठीक है ना। ये क्या हो गया, एरिया की डायरेक्शन हो गई मान लीजिए। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया मान लीजिए। यानी ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब ए और बी के बीच में ये एंगल बन रहा है, डेट इज थीटा। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया, यानी अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, फाई बी, बी फॉर मैग्नेटिक और फाई को फ्लक्स से इंडिकेट कर, कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, फाई ई। ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई बी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, फाई बी का फॉर्मूला होता है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है ना। बी और ए को आप ये कर लो, या ए डॉट बी या बी डॉट ए। तो बी डॉट ए को आप क्या लिख सकते हो बेटा, बी ए कॉस थीटा। यानी इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स को निकाल सकते हो। ठीक है। जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको हम, और एरिया हमेशा समझिए, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां पर अगर थीटा की बात करूंगा मैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच का एंगल। ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसका एसआई यूनिट कोई हमसे पूछेगा तो एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, वेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, वेबर। ठीक है ना। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होता है, ये हम वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, यानी उस पूरे एरिया से बी जो है वो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है। अगर बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा, कि मैं यहां पे लिख दूं, कि यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, कि इफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म है, तब हम फ्लक्स कैसे लगाएंगे, तब हम लगाएंगे डी फाई इज इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बी डॉट छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, डेट इज डी, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई बी, है ना। तो फाई बी इज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा आपको, बी डॉट डी ए। ये हमेशा भी लगा सकते हैं आप, यूनिफॉर्म के लिए भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये जनरली आप हमेशा लगा सकते हो, यूनिफॉर्म के लिए भी लगा सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म के भी लगा सकते हो। लेकिन जनरली यूनिफॉर्म जब होता है तो हम बी ए कॉस थीटा लगा देते हैं, बी डॉट ए लगा देते हैं, हम इंटीग्रेशन करते ही नहीं क्योंकि हमको थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है। लेकिन यहां मैंने पढ़ा है कि फाइव बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। ये कब है, जब क्वाइल एक सिंगल टर्न का है। मतलब हो सकता है जैसे ये क्वाइल है ना, ये एक सिंगल टर्न का क्वाइल है, लेकिन ऐसा सिंगल टर्न का क्वाइल ना होकर एक ऐसा हो सकता है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल्स हो। जैसे ऐसे भी हो सकता है ना क्वाइल, ऐसे भी हो सकता है, टन 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 टन, ऐसे बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं ना। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो हमारी फ्लक्स भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि सभी टर्न से वो फील्ड लाइंस पास होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इफ कॉइल हैज n टर्न्स,
अगर क्वाइल के पास n टर्न्स हो जाएगा तब मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, n से गुना करोगे। जैसे एक क्वाइल ना होके 100 क्वाइल है तो 100 से गुना करोगे, 100 से फ्लक्स निकल रही होगी, है ना। तो आप क्या करोगे, n इंटू बी डॉट ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा। ठीक है, यस आगे बात सर। समझ में? चलिए, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो ये लगा दीजिएगा, यूनिफॉर्म रहेगा तो बी डॉट ए लगाइएगा, अगर वेक्टर में दिया रहेगा तो बी डॉट ए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। द एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मान लो कि अगर आपका एरिया जो है एक्स वाई प्लेन में है, एरिया जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो आपका कहां पे जाएगा, एरिया मतलब सरफेस जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, जेड में होगी, है ना, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अ स्क्वायर ऑफ लूप ऑफ साइड 1 मीटर। एक स्क्वायर है, उसका साइड कितना दिया हुआ है बेटा, 1 मीटर, ठीक है ना। और उसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 1 ओम। करे इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, यानी इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में आप रखे हो जिसका वैल्यू कितना है, 0.5 टेस्ला, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी स्क्वायर लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, है ना। तो ये स्क्वायर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा ना, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, इसके एरिया की डायरेक्शन भी कुछ ऐसे ही हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द लूप। तो बी और ए में कितना एंगल बना, अब मेरे को फ्लक्स निकालना है बेटा। तो देखिए, परपेंडिकुलर वो स्क्वायर के है, ये स्क्वायर है ना मेरा, मान लो ये स्क्वायर है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगी, ये ऐसे एरिया हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो दोनों की डायरेक्शन बी और ए दोनों सेम हो जाएगा। तो अगर यहां पर मैं फाई निकालूं तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फाई भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फाई बी इज इक्वल टू, अब क्या पुट करोगे, बी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ए और एस में क्या है, सेम एंगल है। तो यहां पर आप क्या पुट करोगे, फाइव बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए क्या करोगे, 1 का स्क्वायर इंटू कॉस 1, 0 क्या हो जाएगा, 1। तो फाइव बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.5 वेबर, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बेटा, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। यस बस सर। ये ध्यान रखना है हमको कि जिधर एरिया का डायरेक्शन होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। आपको यहाँ पे 90 नहीं लेना है, 90 वो स्क्वायर से कह रहा है, स्क्वायर से मैग्नेटिक फील्ड 90 है, तो एरिया तो उसके परपेंडिकुलर लोगे, तो एरिया और बी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर 90 पुट करोगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 0 में रेजिस्टेंस यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है बस एज यूजुअल, यू नो नीड टू, रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर जो भी चीजें दी हुई है सारा का रोल हो, ऐसा जरूरी नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फ्राडेज लॉ ऑफ ईएमआई, है ना। फ्राडेज लॉ ऑफ ईएमआई, फ्राडेज ने एक्सपेरिमेंट किया, और पहला लॉ क्या है कि व्हेन देयर इज अ चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं होगा, ये चेंज होगा, गलती से टाइप, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद अ कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। यानी मान लीजिए बेटा, एक्चुअली ये क्या है ना, कि अगर कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है ना, और इसके सामने अगर किसी भी कंडक्टर से, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है बेटा, और ये आपने क्या रखा है, एक मैग्नेट को रखा होगा, ठीक है ना। और ये मैग्नेट क्या है बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब नॉर्थ और साउथ से यहाँ पे क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, निकल रही है ना। अगर इस मैग्नेट को मैं मूव करा रहा हूं, फ्राडेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्वाइल से, कोई भी सर्किट है, कोई भी क्वाइल है, अगर आप उससे फ्लक्स को चेंज करेंगे देन करंट इंड्यूस्ड होगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब वोल्टेज, ईएमएफ का मतलब यहां पर हो गया वोल्टेज इंड्यूस्ड। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फ्लक्स को चेंज कैसे करोगे, कंटिन्यूअसली आपको जैसे मान लो मैं इस मैग्नेट को मूव करूंगा,
ये क्वाइल है मेरा। तो अगर मैं इस मैग्नेट को क्वाइल के अलोंग मूव करूंगा तो उससे फ्लक्स क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। पास में लेके जाऊंगा तो बढ़ेगी, तो यस सर। चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मान लो मैं करंट को दूर लेके जाऊं तो क्या होगा बेटा, तो भी घटेगा। मान लो मैं क्वाइल है ना, क्वाइल के पास देखो मैं मैग्नेट को लेके आ रहा हूँ, नॉर्थ मैग्नेट को, तो फील्ड लाइंस क्या, जैसे से क्लोज लेके आऊंगा फील्ड लाइंस बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब फ्लक्स बढ़ेगी। अब फ्लक्स बढ़ने का मतलब फ्लक्स इज चेंजिंग। तो अगर फ्लक्स चेंज होगा, सिंपल सा फ्राडेज ने कहा कि इफ यू वांट टू इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ, अगर किसी भी सर्किट से आप ईएमएफ या करंट को इंड्यूस्ड कराना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फंडा ये है कि आप उससे लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करो। अगर आप उससे लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करेंगे देन आपको करंट मिलेगा। अब चेंज करना दोनों हो सकता है, चेंज में आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। जैसे इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊं, दूर लेके जाऊंगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहां पर फ्लक्स डिक्रीज होगा तभी भी करंट इंड्यूस्ड होगा, हाँ पहले वाले के अपोजिट होगा। यानी फंडा क्या है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर से, कोई भी कंडक्टर मान लो है बेटा, ठीक है ना, अगर आप किसी भी कंडक्टर से क्या करेंगे, फ्लक्स को चेंज करेंगे कंटिन्यूअसली, जब तक आप उसमें चाह रहे हो कि ईएमएफ या करंट मिले तब तक आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तब आपको क्या करना, फ्लक्स को चेंज कीजिए, तब आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट। इनमें वोल्टेज होगा तो करंट होगा, अगर क्लोज सर्किट होगा तो करंट होगा, अगर ओपन सर्किट होगा तो वोल्टेज हो सकता है। समझ में बात आई कि नहीं, पहला लॉ यस सर, आ गई। चेंज होना चाहिए, मींस की चेंज होना चाहिए, फ्लक्स का बदलाव होना चाहिए, फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा देन प्रॉब्लम। अगर कांस्टेंट फ्लक्स है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। यानी कांस्टेंट फ्लक्स है तो क्या हो जाएगा, पहला तो ये हो गया। यानी जब तक आप चाह रहे हो कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट मिले तब तक आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उससे उस क्वाइल से या उस सर्किट से आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज करते रहना पड़ेगा। अब आ जाइए सेकेंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है बेटा कि मैग, पहला लॉ तो कह रहा है कि भाई साहब अगर आप चाह रहे हैं कि सर्किट से करंट इंड्यूस्ड हो तो आपको फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड लॉ हमारा क्या कह रहा है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जितने फास्ट रेट से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराओगे आपकी इंडक्टर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। हाउ मच अमाउंट यू वांट टू चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मोर। बस समझ में ना, यानी यहां पर तो समझ गए, यानी यहां पर सिंपल सा कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया ना, डी फाई क्या हो गया, स्मॉल, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, और डी टी क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू के लिख सकते हो ना, कांस्टेंट, और यहां पर आप क्या लिख सकते हो, डी फाई, फाई बी भी लिख सकते हो, मैं फाई लिख रहा हूं सिर्फ, डी फाई बाई डी टी। कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर कितनी होती है, 1, तो E इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, डी फाई बाई डी टी। फाई बी भी मैं लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं इंडिकेट कर, बात समझ आएगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बहुत जगह माइनस साइन भी रहता है, यानी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब माइनस आपको बताऊंगा क्यों लगा है, या आगे हम लोग लेंज लॉ में डिस्कस करेंगे। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा जो फ्लक्स या ईएमएफ जो बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। क्यों बनेगा, ये लेंज लॉ में अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी लिखो, जनरली जो हमारा आता है वो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, निगेटिव साइन हियर टेल्स द डायरेक्शन, इट्स ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा एवरेज निकालना, ये तो स्मॉल चेंज हो गया, तो आप ई एवरेज भी निकाल सकते हो, और ई एवरेज आप क्या निकाल लो, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम, जितने टाइम टेकन।
यानी इससे आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। यानी चेंज इन फ्लक्स आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बेटा चेंज इन फ्लक्स, है ना। ई एवरेज इक्वल टू आप क्या करोगे, फाई टू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइडेड बाई क्या कर लो आप T2 माइनस T1। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। ठीक है यस ना, सर। ये तो हो गया। अगर आप सिंपली करंट निकालना चाहते हो, अगर आपका ई क्या है, पोटेंशियल है, वोल्टेज है, अगर आप करंट निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू, अगर आप इंड्यूस्ड करंट निकालना चाहते हो तो आई इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, ई बाई आर, है कि नहीं। ई बाई आर लगा तो आपका करंट इंड्यूस्ड निकल जाएगा। ओके बेटा, यस सर। ई का वैल्यू है उसको आर से ई आ जाएगा ना, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। अब जैसे ई को रेजिस्टेंस से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। जो भी फॉर्मूला ई का है, या तो आपका एवरेज निकलेगा या आपका डी फाई बाई डी टी से निकालोगे आप, दो फॉर्मूले आपको निकालने का। ठीक है ना, मेनली माइनस इसलिए लगाते हैं बिकॉज अपोज माइनस साइन बस इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो, यानी ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा कि सामने वाले को अपोज करेगा। ये लेंज लॉ में अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? आप देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर, आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप क्या कह रहा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी 2022 का है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, है ना, सर्कुलर कॉइल है, रेडियस आ रहा है, फाई की वैल्यू दी हुई है। कह रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब फाई की वैल्यू दी हुई है, अब फाई का वैल्यू क्या है, टी के रिस्पेक्ट में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना, फाई टू माइनस फाई वन तो लगाओगे नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी फाई बाई डी टी करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल है तो स्मॉल लेना पड़ेगा। तो ई वैसे भी 5 सेकंड पे पूछ रहा, तो ई इज इक्वल टू आप क्या करोगे बेटा, डी फाई बाई डी टी। अब ई इज इक्वल टू क्या करोगे, डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू रख दो 3t³ प्लस 4t² प्लस 2t, अब प्लस क्या हो जाएगा बेटा 5। ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन करोगे आप, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, क्या होगा 3t² प्लस में फिर 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8t, फिर प्लस में 2t है तो 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। फाइनली जो मेरा ई बना, फाइनली जो मेरा ई बनेगा वो कितना बन जाएगा बेटा, सर ई, 60 स्क्वायर आएगा ना। हाँ 6 आएगा, हाँ सही है बेटा। तो कितना आ जाएगा 6t² प्लस 8t प्लस 2। अब जो भी टाइम हमसे बोल रहा है, कितना टाइम बोल रहा है, 5 सेकंड पे बोल रहा है। अब 5 सेकंड पे बोल रहा है तो ई की टी की वैल्यू रख दो 6 इंटू 5 का स्क्वायर, अब प्लस में 8 इंटू 5, अब प्लस में क्या हो जाएगा पी, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 25। मैं इतना लंबा बना रहा हूँ समझाने के लिए, ऑब्जेक्टिव में आपको इतना लंबा नहीं जाना, वहीं पे दिमाग में कैलकुलेट कर लेना। प्लस में क्या हो जाएगा 40 या प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, 150 यस सर। प्लस 40 अब प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे 192 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4। डन बेटा। यस सर। यही एवरेज दिया रहता है कि एक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, इतना फ्लक्स इतने सेकंड में, तो फाई टू माइनस फाई वन बाई T2 माइनस T1, यानी चेंज इन फ्लक्स। डिफरेंशिएट टी के टाइम में रहेगा तो डिफरेंशिएट करोगे, अगर कोई वैल्यू के टर्म में रहेगा तो चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम, उस चेंज में जो टाइम लगा उसे डिवाइड कर लो। उसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी है, देखो ये 2022 में आया था, और इसी तरह का क्वेश्चन 2020 में। बता सकते हो इसका कितना आंसर होगा आप लोग, यानी अगर कोई 2020 का क्वेश्चन सॉल्व बनाया होता तो 2022 का क्वेश्चन वो वाला भी उससे सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आपको फाई की वैल्यू दी हुई है, 4 सेकंड पे आपको क्या करना है, निकालना है यहाँ पर। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 43, ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 होगा, क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या, वही वाला डी फाई बाई डी टी, सिंपली पुट कर दो डी बाई डी टी, फाई के वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 5t² प्लस 3t प्लस 6t, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का बाहर आ जाएगा 10t प्लस 3 प्लस 6t का क्या हो जाएगा 0। बहुत आसान है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10t प्लस 3, ई इज इक्वल टू 10, और ये क्या करोगे 4 प्लस 3, ई इज इक्वल टू 40 प्लस 3, ई इज इक्वल टू 43 वोल्ट। ठीक है ना, सिंपल है। यानी उसी टाइप का क्वेश्चन 2020 में भी था, वो एक पहले भी एक बार आ चुका है, उसी टाइप का क्वेश्चन 2022 में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहां तक तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 800 टर्न्स ऑफ इफेक्टिव एरिया,
एक क्वाइल है जिसका एरिया दिया हुआ है बेटा, और 800 टन एन की वैल्यू दी हुई है, और इस केप्ट परपेंडिकुलर। एक क्वाइल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, यानी अगर ये क्वाइल है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। ये देख लो ना, ऐसे क्वाइल है, जैसे भी आप रख लो, मान लो मैं ऐसे रखता हूं बेटा, सिंपली समझना, अगर मैं कैसे भी कर लो पर मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल के परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने क्वाइल रख दिया, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस क्वाइल के परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाइल के परपेंडिकुलर है, नहीं बी है, ठीक है ना, सब कुछ दिया हुआ है। व्हेन द प्लेन इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, अब इस प्लेन को आप 90 डिग्री रोटेट कर दिए, है ना, यानी आपने इस क्वाइल को क्या कर दिया, 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया। प्लेन इज रोटेटेड 90 डिग्री, अगर कोई चीज ऐसे है, मैंने उसको रोटेट कर दिया तो 90 डिग्री को, ऐसे है ना, 90 डिग्री रोटेट किया तो ऐसे हो गया, यानी ये जो क्वाइल है ये कुछ ऐसा हो गया। अभी भी बी ऐसे ही जा रहा है, क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो देखो, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बात सही है, ये बी हो गया। अच्छा, यहां पर मेरे को एक बात बताओ, पहले वाला में यहां पर जो एरिया की डायरेक्शन होगी बेटा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस यहां पर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। लेकिन इस सिचुएशन में अगर मैं आऊं, तो इस सिचुएशन में एरिया की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी ना, ये ऐसे है ना, तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे, और जब ये ऐसे हो गई तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे। तो पहला वाला कंडीशन जो है φ1, तो φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा होगा ना, तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि पहले वाले कंडीशन में जिधर एरिया है उधर ही बी ए क्वाइल ऐसे है, लेकिन एरिया के साथ आपको लेना है ना, तो एरिया और बी के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻5, एरिया कितना है बेटा, 0.05, और कॉस 0 डिग्री हो जाएगी, यहां पर कॉस 0 डिग्री हो जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है, समझ गए बात क्या। तो ये आ जाएगा मेरा φ1 आ जाएगा। φ2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, बता सकते हो कोई, एंगल बी और ए के बीच में कितना हो रहा है, यहां पर क्वाइल जब 90 ऐसे डिग्री। 90 डिग्री हो गया ना, बी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो यहां पर आप क्या पुट करोगे, बी ए कॉस 90, 90 डिग्री। तो कॉस 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर आप लगा दो, कितने समय में हो रहा है, टाइम भी आपको दिया हुआ है यहां पर। अब यहां पर वो ईएमएफ पूछ रहा है, अब यहां पर ईएमएफ आप क्या निकालोगे, E इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 बाई टी, माइनस भी लगा सकते हो बाहर, क्यों माइनस लगाना होगा ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जनरली माइनस लगा दिया करो, बहुत जगह माइनस नहीं भी, बस मैग्नीट्यूड ले लेना, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वैल्यू ले लेना, ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा, φ2 की वैल्यू कितनी आई है बताओ, इसको मैं मिटा, बताओ कितना आएगा, φ2 की वैल्यू तो 0 हो गई, है ना, तो ये माइनस, ये कितना हो गया, 0 माइनस, φ1 की वैल्यू रख दो, φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट मैंने हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 इंटू, ये अलग रखो, 25 इंटू 10⁻⁻7, तो 0 माइनस 25 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा 800 टर्न भी है बेटा, 800 टर्न भी है, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं, E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन, φ2 0 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 0.1 सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 800 इंटू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻7,
ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 0.1। 25 को गुना कर दो, कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो एक 10 और ऊपर चला जाएगा, तो 8000 गुने 25 गुने 10 पे पावर -7 कितना होगा बेटा, बताओ तो जरा। 8000 गुने 25, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 इंटू 10 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर -7, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -2, है ना, -2, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 0.02। सही बेटा, समझ में आया कि नहीं है ये? यस Yes, सर sir. आ गया, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। अब आ गया बेटा इंड्यूस्ड चार्ज। भाई वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो वोल्टेज डेवलप हो रहा है तो सर्किट अगर क्लोज्ड है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, एक और बात याद रखना, अगर मान लो, सिंपल एक बात समझो, मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको, इंड्यूस्ड चार्ज पर आते हैं लेकिन उससे पहले एक चीज बताते हैं। मान लो ये बेटा एक सर्किट है, इमेजिन करो, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, नॉर्थ और साउथ है। अब यहां पर नॉर्थ और साउथ में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लक्स को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मूव करा रहा हूँ, फ्लक्स इज चेंजिंग। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट डेवलप होगा, यानी ये जो क्वाइल है ना, इस क्वाइल में करंट इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा? अगर मैं मूव करा रहा हूं, यानी ये मैग्नेट को क्वाइल के क्लोजर मूव कर रहा हूं, इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा क्योंकि फ्लक्स इज चेंजिंग। जब आप इसको पास लेके आओगे तो फाई क्या होगा, बढ़ेगा, तो फ्लक्स यस चेंज, सर इसमें क्या होगा, करंट होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बात सही है, होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट भी इंड्यूस्ड होगा क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है, वोल्टेज भी डेवलप होगा सर्किट में क्योंकि करंट। अगर मैं सिमिलरली फिर ऐसे दे दूं आपको, ठीक है, सर्किट ऐसा है कुछ, ओपन है, क्लोज्ड नहीं। अब ये मैग्नेट मान लो मेरे पास है, ये नॉर्थ मैग्नेट है, साउथ है, इसको मूव करा, साउथ भी मूव हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो अब ये बताओ कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा, ओपन, ये क्लोज्ड सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। अब बताओ कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। अच्छा, करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट भी नहीं होगा, ईएमएफ भी नहीं होगा। देखिए रही बात करंट की बात, अगर मैं करूं, मैं अगर करंट, पहली बात तो फ्राइडेज ने कहा था कि अगर किसी भी क्वाइल से अगर फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, और उस ईएमएफ के बेसिस पर करंट आपको मिलेगा, यानी अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट भी मिलेगा आपको, नहीं करंट भी इंड्यूस्ड हो। लेकिन एक बात और हम ध्यान रखिए, मैंने एक बात और यहां पर समझिए कि करंट हमेशा वही होगा जहां सर्किट ओपन हो, क्लोज्ड होगा, क्योंकि आपको पता है कहीं भी कटिंग हो गया, कहीं भी मामला तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, यानी जहां पर सर्किट क्लोज्ड होगा करंट इंड्यूस्ड वही होगा, जहां पर भी सर्किट ओपन होगा करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इस पहला वाला एग्जांपल तो ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं, तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, सर्किट क्लोज है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि क्लोज, क्लोज भी, और जब आप पास लेके आ रहे हो तो फ्लक्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, द फ्लक्स इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ होगा, सर्किट क्लोज है, नहीं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर, ईएमएफ है तो क्लोज्ड भी होगा। यहां पर ओपन सर्किट है, अब ओपन सर्किट की वजह से वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ के लिए, वोल्टेज के लिए कभी भी किसी सर्किट का क्लोज्ड होना कंपलसरी नहीं है, करंट के लिए क्लोज्ड होना कंपलसरी। तो कभी भी आपसे कोई ओपन, हाँ फ्लक्स इज चेंजिंग, आप जब मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो तो देयर इज ऑल्सो फ्लक्स इज चेंजिंग, वेन एवर द फ्लक्स इज चेंजिंग
आइदर सर्किट इज ओपन और क्लोज्ड, ईएमएफ विल इंड्यूस्ड, यानी उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बट अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट इंड्यूस्ड होगा, लेकिन अगर सर्किट ओपन है तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। यानी यहां देखो, फर्स्ट वाले में दोनों होगा, सेकंड वाले में ईएमएफ होगा। ईएमएफ होने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी नहीं। बात आ गई समझ में? अब बात आ गई समझ में ना? आया कि नहीं आया बोलोगे? चलिए अब देख लीजिए बेटा, इंड्यूस चार्ज। ओके अंशु, अब यहां पे देखिए इंड्यूस चार्ज। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या पढ़े? मैग्नीट्यूड का मतलब मैं माइनस साइन को नहीं ले रहा हूं। माइनस साइन क्यों लेता हूं ये आगे मैं भी डिस्कस करूं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बी भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। E इज इक्वल टू क्या होगा? डी फाइव बाई डी टी। अब यहाँ पर आई निकालना है बेटा, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? ई बाई आर, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए हैं। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे आई पूछेगा तो आई क्या हो जाएगा? डी फाइव बाई डी टी ई, और इंटू क्या करोगे? वन बाई आर, यही होगा। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होगे कि सर आई इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट जब निकाले होगे तो वहां पर आप पढ़े होगे, और वहां पर आप क्या पढ़े होगे? आई इज इक्वल टू, चूंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डी क्यू बाई डी टी। dt। यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसकी जगह पे आई रख सकते हो, आई की जगह पे आप क्या रख सकते हो? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, आप क्या पुट करोगे? डी फाइव बाई डी टी इंटू क्या करोगे? वन बाई आर। तो डी टी से डी टी कट गया, क्या बच गया बेटा? डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव बाई आर। इंटीग्रेशन कर दोगे, है ना? इंटीग्रेशन अगर आप कर दोगे तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी फाइव बाई आर का इंटीग्रेशन। और अगर ऑन एन एवरेज हमको लेना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? क्यू इज इक्वल टू डी क्यू का मतलब क्या हो गया? चेंज इन फ्लक्स। तो आप क्या कर दोगे? डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर। ओके बेटा? यस सर। इंड्यूस चार्ज में करंट आ जाएगा तो चार्ज भी आ जाएगा, बस डी क्यू इज डी फाइव बाई रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। ओके, यस सर। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए लेंज लॉ। यही मैं बता रहा था, लेंज लॉ क्या होता है। यहां पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जैसे मैं यहां पर बोल रहा था, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, तो लेंज लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। अगर आपको फ्राडेज लॉ भी कोई पूछेगा तो वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। लेंज लॉ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सीबीएसई में भी बड़ा आता है ये, लेकिन यस एग्जाम सर। पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना, कि लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या कहता है कि भाई साहब, जब भी किसी सर्किट से आप फ्लक्स को चेंज करोगे, फ्राडेज तो बता दिया कि कोई भी करंट है, कोई भी सर्किट है, अगर आप उससे फ्लक्स को चेंज करोगे तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, ये तय है। अब फ्लक्स को चेंज करोगे तो करंट, तो लेंज ले उसको कह दिया, यानी फ्राडेज लेंज लॉ कुछ ऐसे हो जाता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, यही उन्होंने, या अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब ये क्या कहता है बेटा? एक्चुअली ये कहता है, एक्चुअली ये कहता है कि अगर कोई भी सर्किट से आप करंट को इंड्यूस कराते हो, यानी आप उससे फ्लक्स को चेंज करते हो, तो आप उससे फ्लक्स को चेंज करोगे तो करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। तो करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा कि वो सामने वाले का अपोज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हो, यहां तो समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझता हूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये मान लीजिए कि एक क्वाइल लिया मैंने, बात आगे समझ में। अब यहां पर एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट नॉर्थ और ये क्या साउथ। अब इसको मैं मूव करा रहा हूं इसके सामने, तो इसमें इसमें होगा इंड्यूस्ड करंट क्वाइल में। क्वाइल में करंट इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा बेटा?
अगर मैं इस मैग्नेट को मूव कराऊं तो कॉइल में करंट यस इंड्यूस सर, होगी, होगा। क्योंकि फ्लक्स इज चेंजिंग। मैं पास लेके आऊंगा तो भी होगा, मैं दूर लेके जाऊंगा तो भी होगा। बस शर्त ये है कभी भी किसी सर्किट में आप फ्लक्स को चाहते हो इंड्यूस्ड हो, तो आपके पास एक ही शर्त है, या कह लो एक ही कंडीशन है कि बस चेंजिंग होना चाहिए। चेंजिंग घटना भी हो सकता है, चेंजिंग बढ़ना भी हो सकता है, बस फ्लक्स का चेंज होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहां पर आप करोगे तो चेंज होगा। अब यहां पर आप ले क्या होगे ना, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा, लेकिन ये करंट ऐसे इंड्यूस्ड होगा कि ये इसके मोशन का अपोज करेगा। यानी इस कॉइल में, सामने वाला जो कॉइल है, उस कॉइल में ऐसे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा, ये ऐसे डायरेक्शन में, यानी इसको रोकेगा, यानी इसमें ऐसे करंट बनेगा कि इसके मोशन को रोकेगा। यानी सामने वाला की वजह से हमको, हमारे अंदर इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इस मैग्नेट का मोशन। तो इसमें ऐसे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा कि वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने के लिए अगर आप इधर से देखो, आपकी आईज अगर इधर है, अगर आप इधर से देखो, मान लो आप इधर से देखो इधर से, तो यहां से देखोगे तो अगर ये नॉर्थ आ रहा है तो इस यहां पर वो पोलैरिटी, ये देखो नॉर्थ आ रहा है, तो यहां पर कौन सा पोलैरिटी बनेगा कि उसको अपोज करेगा? इस पे कौन सी पोलैरिटी बनेगी? नॉर्थ बनेगी, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो इस वाले क्वाइल पर कौन सी पोलैरिटी बनेगी? नॉर्थ। तो नॉर्थ का मतलब कौन से डायरेक्शन, देखो नॉर्थ का साइन देखो ऐसे है, तो नॉर्थ का मतलब कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा वहां पर? इस क्वाइल में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यही कहता है लेंज लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एक और क्वाइल ले लो, मान लो एक और यहां पर मैग्नेट ले लो, यहां पर आप साउथ ले लो, यहां पर आप नॉर्थ ले लो, अब फिर ले आओ इसको। अब बताओ इस वाले पोलैरिटी पर यहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? साउथ डेवलप होगा, यस सर। तभी उसको अपोज कर पाएगा ना। यस सर। अच्छा, साउथ होगा तो कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा? देखो एस 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 लिख दो ऐसे, साउथ। क्लॉकवाइज। अब देखो कैसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा? करंट कैसा होगा इसमें? क्लॉकवाइज। सिमिलरली देखो अपोज करेगा हमेशा। मान लो, अच्छा ऐसे भी देख लो, एक मान लो ये भी एक सर्किट है, अब यहां पर फिर आप वही काम कर रहे हो, मैग्नेट है मान लो, अब फिर आपका साउथ है नॉर्थ है, अब आप दूर लेके जा रहे हो, अब बताओ यहां पर क्या डेवलप होगा? क्या डेवलप होगा? नॉर्थ। क्यों नॉर्थ डेवलप होगा? क्योंकि अब उसको जाने नहीं देगा। आ रहा है, देखो उसका ये क्वाइल की टेंडेंसी क्या है कि भैया हमसे फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहे, मेरे से जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे, न न घटे न बढ़े। तो उसके आने का भी अपोज करेगा, उसके जाने का भी अपोज करेगा, है ना? हाँ, ये सिंपल सी बात है। सही बात बोले अंशुल, सन किल फादर। न आओ न जाओ, सिंपल, वहां पर तुम स्टॉप रहो। तो जब जाएगा तो उसको रोकेगा, रोकने का मतलब उसको खींचेगा, खींचेगा तो यहाँ पर क्या डेवलप होना चाहिए? नॉर्थ। अब नॉर्थ डेवलप होगा तो इसमें कौन सा डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा यहाँ? एंटी क्लॉकवाइज। तो यही चीज, इसीलिए हम माइनस लगाते हैं नहीं यहाँ पर, इसीलिए हम माइनस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस सर्किट में हमेशा जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, या हमेशा जो करंट बन रहा है, वो सामने वाले का अपोज कर रहा है। दैट्स वाई वी आर टेकिंग माइनस d5/dt। ओके, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? यस सर। Yes, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो एक और चीज, ठीक है, कि मान लो कि यहां पर जो है ना आपको मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पर एक एक वायर है, मान लो ये सर्किट है।
अब इसका रेडियस जो है यानी इसका एरिया जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। श्रिंक भी कर सकता है, एक्सपैंड भी कर सकता है, क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। तो ये जो क्वाइल है, ये जो क्वाइल जो दिया हुआ है, ये क्वाइल क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि यहां पर ये जो क्वाइल में कौन सी डायरेक्शन में करंट हो, कोई भी आदमी बता सकता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट? एंटी क्लॉकवाइज। देखो कैसे, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर इस क्वाइल में क्या है ना, ये एक क्वाइल है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब ये क्वाइल एक्सपैंड हो रहा है। अब एक्सपैंड हो रहा है तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, चेंज हो रही है, अंदर वाली, यानी एरिया बढ़ रहा है। क्वाइल एक्सपैंड हो रहा है तो क्वाइल का एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब क्वाइल का एरिया इंक्रीज हो रहा है मतलब अंदर वाली फ्लक्स बढ़ रही है, यानी इनवर्ड फ्लक्स जो क्रॉस देते हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है या इनवर्ड फ्लक्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगी तो क्वाइल उसको मेंटेन करेगा। क्वाइल तो चाहेगा ना बढ़े ना घटे, तो उसको अपोज करने के लिए ये क्वाइल कैसे बनाएगा, यानी ये जो क्वाइल है ये किधर बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड। ये बाहर के, उसको रोकने के लिए, अंदर वाली बढ़ रही है उसको रोकने के लिए क्या बनाएगा, आउटवर्ड बनाएगा, यानी क्वाइल जो है वो बाहर की तरफ फ्लक्स बनाएगा। अब बाहर की तरफ फ्लक्स बनाने के लिए इसको बाहर के साइड में मैग्नेटिक, तो बाहर के लिए आउटवर्ड फ्लक्स के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड फ्लक्स के लिए, यानी अगर आपका आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब डॉट, तो आपका करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए बेटा इनवर्ड फ्लक्स है यानी क्रॉस, तब आपका करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। यानी आउटवर्ड बढ़ रहा है तो करंट इसमें कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तभी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यानी करंट इसमें कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, बात आ गई समझ में? जैसे कुछ यस ऐसा भी हो सर। सकता है, सिंपल आपको देखना कि भैया हमेशा वो अपोज करेगा, हमेशा वो अपोज करेगा, बढ़ने का भी अपोज, घटने का भी अपोज। घटेगा तो उसी के डायरेक्शन में बना देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे देख लो, मान लो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, बाहरी वाला मैग्नेटिक फील्ड, डॉट, डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट का मतलब बाहर की तरफ होता है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ होता है। ये बी है यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर मैं क्या कर दिया, एक सर्कल को यहां पर, एक क्वाइल को मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर, आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इस क्वाइल में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगी, आउटवर्ड बढ़ रहा है तो क्वाइल से आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। अब क्वाइल से आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करना था, अपोज करने के लिए क्वाइल कैसा बनाएगा, इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा। भाई बाहर वाला बढ़ रहा है ना, बाहर वाला बढ़, अच्छा यही मैग्नेटिक फील्ड घटता हुआ दिया रहता, अभी आगे कराते हैं। तो बाहर वाला बढ़ रहा है, अब बाहर वाला बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड बढ़ रहा है, अब आउटवर्ड बढ़ रहा है तो उसको रोकेगा, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इनवर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये कैसा बना देगा, ये मेक्स इनवर्ड फ्लक्स। अब इनवर्ट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इनवर्ट फ्लक्स के लिए कौन सी डायरेक्शन में करंट रखनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज। सिंपल। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल ऐसे दिया रहता है, मान लो यहाँ पर क्या करेगा, आपको एक क्वाइल दे देगा और ये एक वायर दे देगा मान, ठीक है ना। अब इस वायर से मान लीजिए कि करंट फ्लो हो रहा है बेटा, और ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ कि इस क्वाइल में कुछ किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, कोई बता सकता है? क्लॉकवाइज।
देखो ये कैसा, ये देखो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, ऐसे कोई सर्किट होता है ना, तो आप क्या करते हो, अपना थंब जो है उसके हैंड में देते हो, ये थंब गया, और ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आउटवर्ड। क्वाइल कैसा बनाएगा, यानी क्वाइल इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनाएगा वो क्या बनाएगा, आउटवर्ड। और करंट इंक्रीजिंग है, तो करंट इंक्रीजिंग है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यानी आउटवर्ड बी जो है यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। अब आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो क्वाइल तो उसका अपोज करेगा, क्वाइल में जो फेनोमेना हो रही है उसका अपोज, तो क्वाइल क्या बनेगा, इनवर्ट बनेगा उसको अपोज करने के लिए, है ना। आउटवर्ड बढ़ेगा तो यहां पर कि ये कैसी है, ये क्वाइल कैसा बनेगा, इनवर्ट फ्लक्स बना देगा। अब इनवर्ट के लिए उसको कैसा बनाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो करंट यहां पर कैसा हो जाएगा, समझ गया ना। हमेशा ये चेक करो कि क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, मान लीजिए ये मान लो कि क्वाइल है, ठीक है, और ये मान लो कि आपको करंट दिया हुआ, ठीक है। अब ये जो करंट आई दिया हुआ है, ये करंट बता आई, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब बताओ कि इस कॉइल पे किस डायरेक्शन में करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। पक्का। कॉइल कैसा फील्ड बनाएगा, देखो करंट की डायरेक्शन इधर, कॉइल वहां पर कैसा बनाएगा, ये वायर की वजह से कॉइल से कैसा फील्ड पास होगा, इनवर्ड वाली, इनवर्ड वाली फील्ड पास होगी। यानी क्वाइल जो है, ये जो वायर है, ये यहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इनवर्ड। और इनवर्ड क्या हो रहा है, घटेगा क्योंकि करंट घट रही है, यानी क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज हो रही तो उसको डिक्रीज भी होने नहीं देगा, बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देना है, घटेगा तो घटने नहीं देना है। अब घटेगा तो उसी के डायरेक्शन में बना के उसको सपोर्ट करेगा, भैया तू मत घट मत घट मत घट। अंदर अंदर वाला ही बढ़ाएगा, अंदर वाला बनाएगा तो फिर वो कैसा बनाना पड़ेगा, करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। एकदम फंडा है। जो भी देख लो कि उस क्वाइल से कैसा मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, बस उसका अपोज। कैसा भी देख लो, एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका वो अपोज करेगा। बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देना है, घटेगा तो घटने नहीं देना है, ठीक है। चलिए यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 2015 का। कर एन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ऑन अ स्टेट पाथ एक्स वाई एज शोन। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर मूव हो रहा है बेटा, ठीक है ना। द एबीसीडी एक एडजेसेंट है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस्ड इन द क्वाइल। एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, सीधे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, कहां से, एक्स टू वाई। जैसे मैं इसको फिगर को ऐसे यहां पर बना दूं तो यहां पर ये है, ठीक है ना, व्हाइट बनाता हूं, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में एक्स टू वाई क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब एक्स टू वाई पास हो रहा है तो करंट किधर होगा बेटा, करंट की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, तो शुरू में जैसे जैसे आ रहा है तो करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि करंट उधर से आ रही है, क्वाइल के नजदीक आते जा रहा है। इधर से करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो धीरे 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 वो क्वाइल के पास आता जा रहा है। तो धीरे धीरे वो पास आता जा रहा है, मतलब करंट की वैल्यू क्या होती है, दूर था तो करंट हो सकता है थोड़ा कम फ्लक्स उसके साथ हो रहा हो। जैसे जैसे वो क्लोजर आ रहा है, फ्लक्स की वैल्यू, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ करंट, मोर बी बना रहा होगा, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो ज्यादा बी बनेगा, ज्यादा बी बनेगा तो कैसा बी बनाएगा, करंट ऐसे डायरेक्शन में देखो कैसा बी बनाएगा, इनवर्ड, इनवर्ड बी बनाएगा ना, इनवर्ड देखो, इनवर्ड बी बनाएगा। तो इनवर्ड बी बनाएगा वो इंक्रीजिंग है, तो ये तो आउटवर्ड बनाएगा। यानी इस कंडीशन में स्टार्टिंग में करंट यहां कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग में। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में।
एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट कैसा बना, एंटी क्लॉक इसमें अभी फिलहाल। लेकिन फिर जब यहां बढ़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फिर जाना चालू कर देगा। अब जैसे जाएगा तो क्या होगा बेटा बताओ, करंट फिर डिक्रीज होने लगेगा। देखो उधर से आ रही है तो करंट बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, तो अंदर वाली बी बढ़ रही, अंदर वाली बी बढ़ रही तो बाहर की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा ना भाई रोकने के लिए। फिर वो Yes, आएगा sir. आएगा आएगा। अब फिर यहाँ के बाद वो क्या होने लगेगा, करंट जाने लगेगा। अरे जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो कौन सी डिक्रीज हो रही है, फिर अंदर वाली ही डिक्रीज हो रही है। अब अंदर वाली जब डिक्रीज हो रही है, इधर अंदर वाली क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इस डायरेक्शन में अंदर वाली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब अंदर वाली डिक्रीज हो रही है तो उसको वो मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, अंदर ही वाला बनाएगा। तो अंदर वाला बनाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में तो एंटी क्लॉकवाइज, अब बाद में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा बताओगे कोई आदमी। द ऑप्शन विल बी 3 नंबर, द करेंट विल रिवर्स इन इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। पहले देखो एंटी क्लॉकवाइज था, फिर वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज। आगे बस में डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कर लोगे अपना आप लोग। चलिए अब यहां पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ देख लीजिए। कह रहा है a conducting circular loop is placed in a magnetic field of 0.04 टेस्ला। यानी बी की वैल्यू दी हुई है आपको, और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.04 टेस्ला, विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। लूप है परपेंडिकुलर, द रेडियस ऑफ द लूप इज स्टार्ट श्रिंकिंग। लूप का रेडियस जो है श्रिंक होना चालू हो गया, कैसे, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप ऑफ रेडियस इज 2 मीटर, इज श्रिंकिंग हो गया। यानी आप सिंपली लगा दो, कैसे लगा दो, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, या माइनस डी फाइव बाई डी टी भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसको मैं क्या लगा सकता हूं, डी बाई डी टी इंटू बी ए, क्योंकि कॉस थीटा जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, तो परपेंडिकुलर है तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ही आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, तो बी ए हो जाएगा। अब बी तो कांस्टेंट है लेकिन श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब एरिया चेंज हो रहा है, तो आप E इज इक्वल टू क्या लगा सकते हो, माइनस बी डी ए बाई डी टी। अब क्वाइल का एरिया चूंकि श्रिंक हो रहा है ना, तो आप E इज इक्वल टू क्या लगा सकते हो, माइनस बी डी बाई डी टी, और यहां पर आप क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Yes, sir. ठीक है ना। पाई, अब पाई भी तो कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, बिकॉज द रेडियस स्टार्ट श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड के रेट से वो रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डीआर बाई डी टी आपको दिया हुआ, तो यहां पर आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू माइनस बी डी बाई डी टी इंटू आप कर दो, क्या कर दो, इंटू आप कर दीजिए पाई, पाई को बाहर ले लीजिए, इंटू पाई को बाहर ले लीजिए, और क्या हो जाएगा, डी आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बेटा, डी टी। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, माइनस बी पाई, है ना, बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी आर लिख सकता हूं मैं, डी आर बाई डी आर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बेटा, मैथमेटिकली ऊपर नीचे से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, और यहाँ क्या हो गया, Yes, sir. ठीक है, समझ गए। यहाँ देखो मैं अब यहाँ देखो E इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो बेटा बताओ, माइनस बी पाई डी आर बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, डी आर। आर स्क्वायर का भी यहाँ पर आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, यहाँ पर देखो ये तो डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी पाई, अच्छा डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज, श्रिंकिंग रेट, तो डी आर बाई डी टी क्या है बेटा, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 2 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा,
2 इंटू 10⁻³ और चूंकि क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, तो श्रिंक कर रहा है तो घट रही है, तो यहाँ पे आप साइन क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। इंटू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2r। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, yes sir, इसका डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। अब देखो आपका क्या आ गया आपका E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू पुट कर दो 0.04 पाई, अच्छा ये तो मल्टीप्लाई ही हो गया, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2, और r की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर देखिए r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी है, तो आप यहाँ पर क्या कर दो 2 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में मैंने बदल लिया। अब बेटा यहाँ पर E की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0.16 ना, सही है बेटा, 0.16 पाई इंटू 10⁻⁻5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1.6 पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। -6 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1.6 पाई तो रहेगा ही, सॉरी, -6 को आप क्या बोल सकते हो, माइक्रोवोल्ट। सर यहाँ पर 32 नहीं आएगा? 32 क्यों आएगा बेटा, सर मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ ये वाला भी 2 है, हाँ बेटा सही है, 32 आएगा, हाँ वो भी है 0.32, ये भी क्या हो जाएगा आपका, हाँ 32 आएगा बेटा, मैंने वो रेड वाला 2 पे ध्यान नहीं दिया है, यहाँ आ जाएगा आपका 0.32। ई इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी ये तो 3.2 हो जाएगा, 3.2 माइक्रोवोल्ट। यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझे बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, करना वही काम है, एरिया भाई श्रिंक कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो दिया हुआ है, तो dA/dt हो जाएगा, एरिया πr² हो गया। अब चूंकि ये r है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक्चुअली r है और यहाँ पे t है, तो r को आप t के टर्म्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, r को कभी भी dr के टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हो, तब मैंने वहां पर dr/dr किया है मैथमेटिकल, क्योंकि हाँ यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ रहता है तब कोई इश्यूज नहीं था, क्योंकि आप सेम फंक्शन को सेम फंक्शन के साथ ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए yes sir, अब यहां पर आ गया बेटा मोशनल ईएमएफ, ये अलग टॉपिक हो गया मेरा, मोशनल ईएमएफ यानी मोशन के साथ जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। यानी मान लीजिए कि यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए क्रॉस कोई जरूरी नहीं है, डॉट भी हो सकता है, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, और बी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, ठीक है ना। यहां पर बेटा एक मेरा पास कॉइल है और इस कॉइल की कुछ ना कुछ लंबाई है, और इसको मैं कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ इस कॉइल को क्या कर रहा हूं, मूव करा रहा हूं, ये इसकी लंबाई हो गई, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई बेटा, एल। तो यहां पर क्या है, एल ऐसे है, देखो एल ऐसे है ना, वी ऐसे और बी इनवर्ट है, तो यहां पर तीनों परपेंडिकुलर है, बी एल वी, यानी बी एल और वी तीनों परपेंडिकुलर। तो अगर कोई एक कॉइल, एक वायर है ना, एक कह लो एक लूप, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर देख लो बी एल और वी, बी इनवर्ड है, वी ऐसे है और एल ऐसे है, यानी यहां पर क्या है, बी परपेंडिकुलर एल परपेंडिकुलर वी, तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर, ये कंडीशन अगर रहेगा तो मेरा ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल वी, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ जो भी रड का या जो भी उसका लूप का लेंथ है वो, और वी क्या हो जाएगा, जितनी की वेलोसिटी से मूव करे। अगर तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गया, मान लो कि या तो वी पैरेलल एल हो गया, मान लो वी और एल पैरेलल है, जिधर एल है उधर ही वी है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं अभी आपको एग्जांपल बता भी दे रहा हूं, मान लो ये कंडीशन मैच कर रही, या आपका v पैरेलल b है
यानी जिधर बी है उधर ही बी है, या आपका और दो मैंने कोई भी दो पैरेलल हो सकता है, तीनों पैरेलल हो, कोई भी दो भी अगर पैरेलल हो या एल पैरेलल बी हो, अगर ये तीनों कंडीशन मैच करता है तब सीधा कह दीजिए कि भैया आपका ईएमएफ जीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे देखो, यहां पर ये मान लो आपका क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और यहां पर कोई सर्किट है, ठीक है ना। अब ये सर्किट कैसा है, कुछ ऐसा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये उसका एल हो गया। एल कैसे है ऐसे, वी कैसे है ऐसे, तो एल और वी यहां पैरेलल है कि नहीं है भैया, एल और वी यहां पैरेलल है कि नहीं है, हाँ या ना तो बोलो। यस सर। पैरेलल अगर है, तीनों परपेंडिकुलर है, तब तो बी और एल बी। अगर उसमें से दो पैरेलल, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो, मान लो ये लेंथ है बेटा, है ना, और इधर ही बी है, ये मान लो बी है, और आप जो है इधर जिधर बी है उधर ही आप वी से मूव भी करा रहे हो, तो यहाँ क्या हो गया, बी पैरेलल वी हो गया, यहाँ पर भी जीरो। तीनों परपेंडिकुलर है तो बी एल वी, तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो सकता है, तीनों ही पैरेलल, दैट मे बी पॉसिबल, बट इवन इफ टू कंपोनेंट्स आर पैरेलल देन आप कुछ इफ बट मत सोचिए, सीधा क्या कर दिए, जीरो कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मैं यहां पर लिखूं अगर ई, सॉरी ई नहीं, अगर आपका बी वी पैरेलल एल या बी पैरेलल एल या बी पैरेलल वी, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू जीरो। जीरो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जनरली तीनों परपेंडिकुलर रहता है तो सिंपली आप क्या लगा दीजिए, ई इंटू ई विल बी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या आ गया, बीएलवी। यानी अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, अगर तीनों पैरेलल है, सॉरी पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ई इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया है, बीएलवी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर इंड्यूस्ड करंट की, तो अगर रेजिस्टेंस आर होगा तो आपको पता है कि इंड्यूस करंट क्या होता है, ई बाई आर, ई बाई आर होता है ना बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी यस एल सर। वी बाई आर, आर से डिवाइड कर दीजिए, जब भी करंट निकालना हो इंड्यूस वोल्टेज आएगा तो आर हो जाएगा। अब आ जाएगा पावर डेसिपिएटेड, कंडक्टर को मूव कराने में कितना पावर लगेगा। अगर पावर डेसिपिएशन की बात होगी, कंडक्टर को मूव कराने के लिए पावर की बात करेगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बताओ, पावर मैकेनिकल, यहां पर कितना पावर चाहिए, जितना एक्सटर्नल चाहिए, और वो कितना हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, या आप क्या पढ़े हो, फोर्स इंटू लेंथ, सॉरी फोर्स इंटू लेंथ नहीं, पावर इज इक्वल टू क्या पढ़े हो बेटा बताओगे जरा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वर्क पर एनर्जी पढ़ा है ना। अब मेरे को फोर्स चाहिए, तो फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कोई बता सकता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, यानी एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई एल, बी आई एल लगेगा ना भैया, बी आई एल लगेगा ना, बी की वैल्यू बी रहने दो, आई की वैल्यू यहां से ले लो, यहां पर आपको आई की वैल्यू दी हुई है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, इनटू बी एल वी बाई आर, और इनटू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये फोर्स हो गया। अब फोर्स आ गया तो उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आप यहां से एफ को ले सकते हो यहां पर, अब फोर्स आ गया तो यहां पर आप पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा, फोर्स, फोर्स कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई कितना है, आर इंटू वी, ये कितना हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ये तीनों चीज, सभी चीज का याद रखिएगा एक्सप्रेशन, ये तो आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका हो गया करंट, ये आपका हो गया पावर, ये आपका हो गया फोर्स। और एक ही याद रखना है, क्या याद रखना है, बीएलवी, E इज इक्वल टू बी एल वी, उसको R से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर, समझ रहे ना।
और फिर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी। एफ क्या करोगे, बी आई एल पढ़े होगे मैग्नेटिक ये में, बी आई एल साइन थीटा पढ़े होगे यहाँ। तो यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री है तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है तो बी आई एल हो जाएगा। तो बी आई, आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, आई की वैल्यू रख दिया, और एल से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी हो गया भाई यार। हो गया, आगे बात समझ में बेटा, मोशनल ईएमएफ का। Yes, sir. अब आ जाइए मोशनल ईएमआई ड्यू टू रोटेशनल मोशन। किसी भी चीज को आप रोटेट कर रहे हो, तो जब भी कोई चीज रोटेट होता है चुक 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 चुक, तो क्या करता है, वो फ्लक्स को कट करता है। जैसे मान लीजिए फ्लक्स है, अब ये कोई चीज रोटेट हो रही है तो फ्लक्स को क्या हो रही है, कट कर रही है। अब फ्लक्स को कोई चीज कट करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक 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 रड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रड है, बनाने में वैसा नहीं। ये यहां पर 1 इंच से क्या है, पाइवोटेड है, पाइवोट मतलब फिक्स है। अब ये रड जो यहां पर मान लीजिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यानी बी है यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर चूंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, तो यहां पर ये रड जो है ये यहां पर तो फिक्स है। अब ये ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये ऐसे से देखो लाइन से, पूरा लाइन ऐसे है और ऐसे अब चल रहा है चक चक चक। आप फ्लक्स क्या करो, कटिंग कर रहे हो। फ्लक्स की कटिंग मतलब उसके अप्रॉक्स वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा ही होगा, ठीक है ना। अब यहां पर मान लो इस रड का जो लेंथ है टोटल वो कितना है बेटा, एल है। टोटल लेंथ इस रड का कितना, एल है। अब इसके ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कंडक्टिंग रड, ठीक है ना, ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहां पर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं निकालू across the ends of the rod, तो E इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। इतना ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होगा। अब चूंकि ये मूव कर रहा है तो ओमेगा का बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ, अगर आपको ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर ओमेगा ना देकर आपको क्या देगा, 2 पाई एफ भी दे सकता है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1/2, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई एफ इंटू क्या करो, एल स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया तो E इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बेटा, अच्छा बी भी आएगा ना, क्या बन जाएगा बेटा, बी एल स्क्वायर पाई एफ। अच्छा ओमेगा इज इक्वल टू आपको 2 पाई/टी भी होता है, तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई/टी होगा, तो आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। और टाइम के रेस्पेक्ट में आप कैसे निकालोगे, ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या करोगे आप, बी इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 2 पाई/टी इंटू क्या करोगे, एल स्क्वायर। मतलब एक ही चीज याद रखना है आपको, फॉर्मूला एक ही याद रखना है, और वही क्या याद रखना है, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब ये तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। समझ रहे बात की नहीं समझ रहे, Yes, sir. ठीक है। तो यहां पर कट कर दो, यहां पर आप कट करोगे, सॉरी यहां पर अगर आप कट करोगे तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या जो भी बचेगा आप उसको वहां पर ओमेगा के टर्म्स में आप उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक ही याद रखना, सिंपली आपको हमको याद यही रखना है उसको। अगर हमको बाय द वे ज्यादातर क्वेश्चन में 99% चांसेस होते हैं कि वो आपको ओमेगा की वैल्यू दी होती है, बट इफ देयर इज अ फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ टाइम पीरियड, देन यू कैन पुट, इफ फ्रीक्वेंसी इज पुट देन दिस, इफ टाइम पीरियड इज टू पुट देन पुट दिस, बोथ आर द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब ये आ गया साइकिल व्हील। साइकिल व्हील तो देखे होगे ना, साइकिल व्हील जिसमें स्पोक्स होते हैं। अब साइकिल व्हील Yes, कैसा होता है, sir. कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगे हुए हैं बेटा, स्पोक्स लगे हुए हैं यहाँ पर फाइनली, n नंबर ऑफ स्पोक्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मान लो ये साइकिल व्हील्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड में नचाया जाए, मान लो यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है,
डॉट भी हो सकता है बेटा, फॉर्मूला वही लगेगा, चाहे डॉट मैग्नेटिक फील्ड रहे चाहे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड रहे, फॉर्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो यहां पर मैं क्रॉस 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 मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर हर स्पोक्स कि एलोंग जब भी ये रोटेट करेगा ये भी फ्लक्स को कट करेगा। अब फ्लक्स को कट करेगा तो उस स्पोक्स के एलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। यानी ईच स्पोक्स बिकम्स लाइक एन आइडेंटिकल सेल। यानी चाहे, अच्छा एक और बात, अगर आपको इस स्पोक्स या इस रड या इस रिम पर अगर आपको ईएमएफ करने बोले तो वो नंबर ऑफ स्पोक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये स्पोक्स जो है एक पैरेलल सेल की तरह बिहेव करेगा। आप पढ़े हो कि जब भी पैरेलल सेल लगे हुए होते हैं तो उनका वोल्टेज सेम होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सीरीज में डिफरेंट होता है, पैरेलल में सेम होता है। तो Yes, sir. यहां पर कितना भी स्पोक्स रहे, 2 रहे तब, 10 रहे तब, 20 रहे तब, 50 रहे तब, ईएमएफ जो है वो इस नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज हर स्पोक्स पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, एक सिंगल पैरेलल सेल की तरह बिहेव करेगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ कैसा वो बिहेव करेगा, पैरेलल। अब पैरेलल में वोल्टेज कितना भी सेल आप अरेंज कर लो सबकी सेम ही वोल्टेज होगी। तो यहां पर अगर आपको ई निकालने के लिए बोलेगा तो डेट इज ऑल्सो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो वहां लग रहा है यहां पे लगेगा। बस यहां पर ये कि ई डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्पोक्स। जैसे एक बार नीट में क्वेश्चन दिया था, अब उसने नंबर ऑफ स्पोक्स दे दिया, अब स्टूडेंट कंफ्यूज, उसको लगा कि भाई सर ने हमेशा बोला था कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो n से गुना कर दो। अब उसने नंबर ऑफ स्पोक्स था तो नंबर ऑफ स्पोक्स से क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब गुना कर दिया, वहां प्रॉब्लम हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली सी एक फंडा ये याद रखना कि E डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्पोक्स, यानी नंबर ऑफ स्पोक्स पे E डिपेंड नहीं करता है। फाइनली यहां पर एक क्वेश्चन है 2019 का, देख सकते हैं आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अ साइकिल ऑफ व्हील 0.5 मीटर इज रोटेटेड। एक साइकिल व्हील है 0.5 मीटर, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस का मतलब क्या हो गया, एल की वैल्यू हो गई, यहाँ स्पोक्स की लेंथ एल ले रहे हैं, यहाँ ये एक स्पोक्स की लेंथ को आप एल ले रहे हो, तो रेडियस इज द एल। जो स्पोक्स क्या है उसका रेडियस ही है ना, रेडियस इज द एल, ठीक है ना। इज रोटेटेड, ओमेगा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड, और बी दी हुई है, कह रहा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हील, व्हील के परपेंडिकुलर है तो मतलब जिधर एरिया है उधर ही होगा। द ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द सेंटर एंड द रिम, यानी इसके बीच में, ये सेंटर देखो ना, सेंटर ओ है और ये इसके बीच में जो ईएमएफ है, तो वही लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे बेटा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, तो बता सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, ई इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 बी 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, यानी इंटू 0.1 इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा 10, इंटू क्या हो जाएगा एल, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0.5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/2 इंटू क्या बच जाएगा, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये कितना बच जाएगा 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25, अब इसको कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.125 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखो 2020, इसका कोई बता सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है यहाँ पे 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 120 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है यहाँ पर दिया हुआ है।
दैट इज द रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी आरएमपी दिया हुआ है, आरएमपी इज इक्वल टू 120, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना बार रिवॉल्व करेगा, ये 1 सेकंड में बोल लो, यानी 120 रेवोल्यूशन पर 60 सेकंड, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि 120 रेवोल्यूशन 60 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन हुआ, 2 रेवोल्यूशन। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। यानी मेरे को फ्रीक्वेंसी आ गया, मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे ओमेगा नहीं दिया लेकिन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी आ गया। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 हर्ट्ज, जो भी है। अब ओमेगा हम निकाल सकते हैं 2 पाई एफ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा बेटा 4 पाई। अब यहां पर कह रहा है कि 20 मेटालिक स्पोक्स ईच 1 मीटर लॉन्ग, हर स्पोक 1 मीटर लॉन्ग है, मतलब रेडियस हो गया, यानी एल का वैल्यू हो गया, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिया हुआ है 0.4 गॉस, ठीक है ना। ठीक है ना। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड द रिम इज, यानी यहां पर अगर मैं ईएमएफ निकालूं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहां पर गॉस में दिया हुआ है बी, देखो यहां पर जो बी दिया हुआ है गॉस में दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या चाहिए होता है, टेस्ला में चाहिए होता है। तो 1 गॉस इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, बट नहीं भी दिया होगा तो आपको मालूम होना चाहिए। तो यानी यहाँ का B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू वैल्यू पुट करो बी की कितनी हो जाएगी 0.4, और उसको मल्टीप्लाई कर दो कितना 10⁻⁻⁴ टेस्ला से हो गया, इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 4 पाई, और इंटू क्या दिया एल का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको कट कर दो आप, 2 से इसको कट कर दो कितना हो जाएगा 0.2, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 4, 0.8 पाई इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। अब 0.8 इंटू 3.14 है, ठीक है, यानी कि 0.8 इंटू 3.14, तो कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 ना। यस सर। ठीक है, आगे समझ में बात, 1 नंबर यहां तक समझ में है। आज के लेक्चर में यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है ना। तो इसका अगला पार्ट जो है, जो इंडक्टेंस है, वो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज इंडक्टेंस।